हेलो एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये बोर्ड धमाका सीरीज है और इन वीडियोस के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं। और जैसा कि आप देखेंगे भी पिछले साल की जो हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के बताए थे, वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आए थे। इस बार भी वही होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो मैं अनुमान लगाता हूँ बहुत सोच समझ कर अनुमान लगाता हूँ, काफ़ी डीप रिसर्च करता हूँ, काफ़ी डीप इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, इसके बाद ही क्वेश्चंस का अनुमान लगाता हूँ। तो 100% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। आप आंख मूंद कर इस चीज़ का बिलीव कर सकते हैं, इस चीज़ का विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। एट द एंड एग्जामिनेशन के अंदर आपको इसका प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप एजुकेशन प्रेजेंट्स के इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो एजुकेशन प्रेजेंट्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के ऑब्जेक्टिव हमने बहुत अच्छे रखे हैं, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, या फिर प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड हो, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज हमने तैयार किए। लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 1 और 2 प्ले लिस्ट में है, जाकर उसे देखिए ठीक ठीक ढंग से और सारी ऑब्जेक्टिव वहाँ से भी कंप्लीट कीजिए। इंपॉर्टेंट 2 नंबर के क्वेश्चन भी रेडी कीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक हिंदी लाइन आपको बोलूँगा। वक्त रहते वक्त की कीमत समझना भी ज़रूरी है, वक्त रहते वक्त की कीमत समझना भी ज़रूरी है, नहीं छोड़ सकते कल पर सब, शुरुआत आज से करना ज़रूरी है। तो दोस्तों स्टार्ट आपको आज से ही करना पड़ेगा, नहीं छोड़ सकते कल पर सब, शुरुआत आज से करना ज़रूरी है। माना मिलता है सफलता का फल सही वक्त आने पर ही, माना मिलता है सफलता का फल सही वक्त आने पर ही, पर कोशिशों का बीज आज ही बोना ज़रूरी है, पर कोशिशों का बीज आज ही बोना ज़रूरी है। तो दोस्तों कोशिश आज से ही आपको करनी होगी, कल पर चीज़ें नहीं छोड़नी होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। चलिए सबसे पहले चलिए आज शुरुआत करेंगे सही जोड़ी से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखा है एक तरफ सर्वाधिक क्रियाशील धातु, सेकंड नंबर लिखा है सामान्य रक्तदाब, पादप हार्मोन, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तारों का टिमटिमाना, लेंस की क्षमता, चरा दृष्टिता और विभवांतर। दोस्तों ये ऐसे सही जोड़ी हैं जिनसे लेकर हो सकता है एक वाक्य में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। चलिए मैं इसको सॉल्व करना बताता हूँ। दोस्तों जब भी आप कोई सही जोड़ी सॉल्व कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको पहला नंबर नहीं आ रहा तो आप पहले नंबर से ही पहले नंबर के पीछे पड़ जाए, नहीं। पहले आपसे जो भी सही जोड़ी आ रहा है उस सही जोड़ी को आप पहले मैच कर लें। ये करने से क्या होगा, ये करने से ये होगा कि बेसिकली आपका काम जो है काफ़ी इजी हो जाएगा और आप आगे के जो सही जोड़ी है उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले जो आपसे आता है उसको आप लिख लें, ठीक है, कि जिस चीज़ को लेकर आप कंफर्म है कि हाँ इसका आंसर यही होगा तो उस चीज़ को आप लिख लें। दोस्तों जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है सर्वाधिक क्रियाशील धातु। आप दोनों तरफ देख लें, इस तरफ लिखा है डिफॉक्सीलेंस, टेस्टोस्टेरोन अपवर्तन, पोटेशियम, साइटोकाइनिन, 120-80 mm HG वोल्ट डायोप्टर। तो अब देखिए ऐसा कौन सा इधर ऑप्शन है, यानी वी पार्ट की तरफ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो धातु से रिलेटेड है। तो आपने देखा कि धातु से रिलेटेड क्या है, पोटेशियम, ठीक है। तो आप और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं जो धातु से रिलेटेड है, तो इस तरह भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही जोड़ी एग्जामिनेशन के अंदर सॉल्व करना काफ़ी 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 इजी काम है, लेकिन यदि आप इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं तो सही जोड़ी आपका एक भी रॉन्ग नहीं होगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। मेरा तरीका जानिए, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर धातु से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है पोटेशियम, तो पोटेशियम ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं इन सही जोड़ी को अच्छे से मिला दूंगा आपके सामने, तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जानिए कि बेसिकली चीज़ें कैसे बनती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाने लग रहा हूँ, अभी आप जानिए कि चीज़ें कैसे बनती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य रक्तदाब। अब देखिए सामान्य रक्तदाब, तो रक्तदाब को आप क्या करेंगे, रक्तदाब को बेसिकली आप मेज़र ना करते हैं, रक्तदाब को आप क्या करेंगे मेज़र। तो देखिए मेज़रमेंट के लिए कौन से नंबर लिखे हैं, नंबर कहाँ लिखे हुए हैं। तो आपने देखा मेज़रमेंट के लिए नंबर लिखा है, ये देखिए 120-80, तो 100% यही ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है, पादप हार्मोन। अब हार्मोन से रिलेटेड कौन कौन सी बातें लिखी है, तो टेस्टोस्टेरोन लिखा है, ठीक है। साइटोकाइनिन हार्मोन है नहीं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण देखिए कहाँ पर होता है, तारों का टिमटिमाना। देख लीजिए ये प्रश्न जो है वो आपके चैप्टर नंबर
फिजिक्स के पहले चैप्टर से लेकर है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, लेंस की क्षमता आप देख लीजिए, क्षमता को किस में मापेंगे अब लेंस की क्षमता MMHG में तो मापी नहीं जाएगी, तो बहुत आसान, जरा दृष्टि दे कि बुढ़ापे में कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, कौन सा रोग हो जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। विभवांतर देख सकते हैं, मतलब इतनी आसान सही जोड़ी पेपर में पूछी जाती है कि आप इसे बहुत ईजिली कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। वैसे तो आवर्त सारणी में सीजियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये अन्य क्षारक धातुओं से बहुत दुर्लभ धातु होती है। यह कहना चाहिए तो सिल्वर, गोल्ड, मुलायम जैसे तन्य भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सीजियम दिया नहीं है, तो फिर आपके सामने पोटेशियम ऑप्शन दिया है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो, पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह हवा और पानी के साथ तेजी से क्रिया करती है, ठीक है। पोटेशियम हवा और पानी के साथ बहुत तेजी से क्रिया करती है, और इस क्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। इस वजह से पोटेशियम को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न भी आता है कि पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है, तो रीज़न हमने आपको बता दिया है, बहुत अच्छे तरीके से रीजन बता दिया। और दोस्तों एक चीज़ और आप यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोना, चांदी और तांबा ये सबसे कम क्रियाशील धातु है, और इन धातुओं को श्रेष्ठ धातुओं के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन धातुओं को श्रेष्ठ धातुओं के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। चलिए, तो हम लोग सही जोड़ी एक बार के लिए मिलाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, सर्वाधिक क्रियाशील धातु क्या हो गई, पोटेशियम। तो चलिए आ जाइए, नंबर 1 यहाँ पर लिख दीजिए, सर्वाधिक क्रियाशील धातु क्या है, पोटेशियम, नंबर 1 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, सामान्य रक्तदाब। सामान्य रक्तदाब में आप कहाँ पर जाएंगे, सामान्य रक्तदाब में आप जाएंगे 120/80 mmHg पे, ये दूसरा हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड पे आइए, थर्ड है पादप हार्मोन। दोस्तों जब भी हम पादप हार्मोन की बात करते हैं तो पादप हार्मोन के लिए आप क्या लिखेंगे, साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन के लिए आप लिखेंगे साइटोकाइनिन, तो ये रहा थर्ड नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण के लिए आप टेस्टोस्टेरोन लिखेंगे, टेस्टोस्टेरोन, तो ये हो जाएगा कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर ये हो जाएगा। दोस्तों ऐसे आप वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, उठाइए पेन, उठाइए रजिस्टर और नोट कीजिए इन क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाना। दोस्तों तारों का टिमटिमाना 100% अपवर्तन का उदाहरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप नंबर कौन सा, फिफ्थ नंबर, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, 6 नंबर पे, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता तो आप, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि लेंस की क्षमता को हम किस में मापते हैं, डायाप्टर में मापते हैं, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, जरा दृष्टता। दोस्तों जरा दृष्टता की जब भी हम बात करते हैं तो जरा दृष्टता के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, जरा दृष्टता के लिए हम लोग डिफोक्सी लेंस उपयोग करते हैं, तो ये कौन सा नंबर है, ये 7th नंबर है। तो 7th नंबर में आप लिख दीजिए डिफोक्सी लेंस, 7 नंबर में आप लिखिए डिफोक्सी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विभवांतर। विभवांतर को आप किस में मापते हैं, विभवांतर को आप मापते हैं वोल्ट मीटर में या वोल्ट में, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से सही जोड़ी हमने कर लिया है। चलिए सही जोड़ी हमने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फर्स्ट का डी, हम लोगों ने फर्स्ट का डी किया। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड का हम लोगों ने एफ नंबर किया, ठीक है, सेकंड का एफ किया। थर्ड पे आइए, थर्ड का हम लोगों ने ई नंबर किया, ठीक है। फोर्थ, इसको अच्छे से देख लीजिए, फोर्थ का हमने वी नंबर किया, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाइए, फिफ्थ का हम लोगों ने सी नंबर किया ना। सिक्स्थ का देख लीजिए, सिक्स्थ का हम लोगों ने कौन सा नंबर किया भाई, सिक्स्थ का एक बार देख, हाँ सिक्स्थ का हम लोगों ने एच नंबर किया ना, सिक्स्थ का हम लोगों ने एच नंबर किया, ठीक है। चलिए सेवंथ पे आइए, सेवंथ का हम लोगों ने ए नंबर किया, सेवंथ का हम लोगों ने ए नंबर किया। एट्थ पे आइए, एट्थ का हम लोगों ने जी नंबर किया, ठीक है। तो ये सही जोड़ी क्या आपको समझ में आ गई है अच्छी तरीके से, ठीक है। वैसे आप इसको अच्छे से देख, विभवांतर बी से और बोल्ट से, ठीक है, ये वाह सेम तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी मिला सकते हैं आप, ठीक है। जरा दृष्टिता, दूरदृष्टा के लिए आपको पता है डिफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह से सही जोड़ी पूछी जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पादप में जल का वहन।
अरे दोस्तों, ये सही जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पादप में जल का बहन, मैंने इस बार लिखा नहीं, मैं आपको यहीं पर लिख के बता देता हूँ कि पादप में जल का बहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ठीक है, जाइलम के द्वारा। ये एक वाक्य के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही जोड़ी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, इसीलिए मैंने कैंसर लिखा नहीं, मैं खुद दिखाऊंगा आपको। ठीक है, पादप में जल का वहन जाइलम द्वारा। और पादप में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं आपके दिल की आवाज सुन पा रहा हूँ, फ्लोएम द्वारा। ठीक है, फ्लोएम द्वारा। ठीक है, फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, फेफड़े, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? बहुत सही आंसर आप दे रहे हैं। फेफड़े जो है वो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। दोस्तों, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, क्या रक्त के थक्के के लिए आप क्या लिखेंगे? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, थोड़ा अनुमान अनुमान लगा के आप सही जोड़ी सही कर सकते हैं। ठीक है, 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। पाइरूवेट का विखंडन, दोस्तों पाइरूवेट का विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विखंडन होता है। इस चीज को आप लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विखंडन होता है। ठीक है, पाइरूवेट का विखंडन होता है। जल का अवशोषण, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण दोस्तों होता है कहाँ? बृहदांत में, यानी कि बड़ी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? जल का अवशोषण होता है बृहदांत में, यानी कि आप लिख सकते हैं बड़ी आंत में, बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में। नेक्स्ट, नर व मादा युग्मन का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है, इस चीज को लिख लीजिएगा, निषेचन कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जब भी आपके पेपर में आए कि रक्त का थक्का, प्लेटलेट्स, फेफड़े, वक्षगुहा, पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया और जल का अवशोषण बृहदांत बड़ी आंत, जल के अवशोषण बड़ी आंत से संबंधित होगा। लेकिन दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन छोटी आंत लिखिए। जब भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आएगा तो आप लिख दीजिएगा छोटी आंत। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? छोटी आंत। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? चलिए, ये बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहे हैं, आपके एक वाक्य भी तैयार हो रहे हैं। चलिए, चैप्टर 8 से 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, मुकुलन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुकुलन की, पुनरुद्भवन की, कायिक प्रवर्धन की और बीजाणु समाशन की। दोस्तों, ये सभी के सभी जो है वो अलैंगिक जनन है। ये सभी के सभी अलैंगिक जनन है। कहाँ पे लिख दूं मैं इसको? चलिए स्पेस देखता हूँ, यहाँ तो यहाँ, चलिए इस बाद में मिटा दूंगा। चलिए, ये अलैंगिक जनन है दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिए। ये कैसा जनन है? ये जो है वो अलैंगिक जनन है। और दोस्तों, अलैंगिक जनन की एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ मैं। ये अलैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन की एक खास बात है कि एक जनक होते हैं। ठीक है, ये एक जनक होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन, जनक ऐसे जनन होते हैं जो एक जनक होते हैं। ठीक है, और दोस्तों, जब भी हम मुकुलन की बात करते हैं तो मुकुलन के लिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण पेपर में कभी कभी सही जोड़ी के रूप में, कभी कभी एक वाक्य के रूप में पूछा जाता है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं ईस्ट, इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं ईस्ट या हाइड्रा, ईस्ट या हाइड्रा इसका बढ़िया उदाहरण है। और दोस्तों, जब भी आप मुकुलन की बात करते हैं ना तो कोशिका विभाजन की, इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें कोशिका, इसमें कोशिका विभाजन के, इसमें कोशिका विभाजन के उभार आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका विभाजन के उभार आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका विभाजन के क्या आ जाते हैं? उभार आ जाते हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन की बात करते हैं तो पुनरुद्भवन का बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, लिख लीजिएगा, ये भी पेपर में पूछा जाता है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, इवन ये तो कंपटीशन एग्जाम में ही पूछा जाता है। ठीक है, इसके लिए भी आप लिख सकते हैं हाइड्रा। ठीक है, इसके लिए भी आप लिख सकते हैं हाइड्रा। और दोस्तों, जब भी हम पुनरुद्भवन की बात करते हैं तो इसमें जीव जो है वो छत विछत हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जीव क्या हो जाते हैं? छत विछत हो जाते हैं। इसमें जीव जो है वो छत विछत हो जाते हैं। ठीक है, जीव छत विछत हो जाते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन की जब भी हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका उदाहरण आपके सामने, दोस्तों आप कमेंट कमेंट कर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक वाइक क्यों नहीं करते भाई आप इतने मेहनत से आपको बायो ब्रायोफिलम, ठीक है, इसका उदाहरण है गुलाब। ठीक है, कायिक प्रवर्धन का। दोस्तों, आपको इतना अच्छे से वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, अपना तो वीडियो को लाइक करते हैं। अब भला आपका लाइक करने में क्या जाता है? लाइक करने में आपके हाथों दर्द करते हैं क्या? कि आपका अंगूठा दर्द करता है लाइक करने में? भाई लाइक वाइक कर दिया करो यार, लाइक तो कम से कम कर दिया करो, बाकी तो कुछ
चीज़ें मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, बस बेसिकली लाइक के लिए बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। इतना मेहनत से वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वो भी ऐसे वीडियो जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे और इनसे क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। इसके बावजूद भी ना तो आप वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जबकि आपको इसमें कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी कंटेंट आप तक मैं पहुंचा रहा हूं तो आप कम से कम उस कंटेंट की वर्थ, उस कंटेंट की वैल्यू करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। कायिक प्रवर्धन, तो वायोफिल्म और गुलाब, इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों। इसका उदाहरण हो सकता है जड़, तना, जड़ तना पत्ती आप कह सकते हैं, ठीक है। ये पत्ती, जड़ तना पत्ती से होता है, ठीक है। दोस्तों कायिक प्रवर्धन का लाभ पेपर में मैंने कभी 10th के एग्जाम में देखा है दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीज उत्पन्न करने की क्षमता ये खो चुके होते हैं, ठीक है। बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं और इनमें समय नहीं लगेगा, ठीक है। इनमें समय भी नहीं लगता, ठीक है। तो ये उदाहरण आप लिख सकते हैं, जड़ तना पत्ती। बीजाणु समासन का राइजोपस, राइजोपस इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। बीजाणु समासन का उदाहरण आप लिख सकते हैं राइजोपस, ठीक है। राइजोपस इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो ये देखिए बीजाणु समासन का, ये हमने कंप्लीट कर दिया ना। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए ये 8 नंबर बहुत अच्छे से पड़ेगा, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव 8 चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कुछ फुल फॉर्म है, जैसे कि एड्स, दोस्तों एक फुल फॉर्म है एड्स। एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म लिखिए। इसका फुल फॉर्म पेपर में 10th के एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है एड्स का, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ये सिंड्रोम। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ आप बता सकते हैं क्या? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी, इधर लिखता हूँ मैं डीऑक्सी, ये फुल फॉर्म भी पेपर में आता है। डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका क्या है? फुल फॉर्म है, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म है, ठीक है। डीऑक्सी राइबो, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका आप लिख सकते हैं डीएनए का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऐसा भी लिख सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं। एक प्रश्न आया, जो विलियन, जो लाल लिटमस को नीला करता है उसका पीएच मान। तो देखिए चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डीप में बताता हूँ, ठीक है। ऑप्शन था 1, 5, 4 और 10। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको डीप बताता हूँ दोस्तों। जब भी हम बात करते हैं, प्रश्न था कि लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका पीएच मान। दोस्तों एक शब्द याद रखिए हमेशा, अनिल, अनिल, अनिल। आ से अम्ल हो गया, नी से नीला हो गया, ला से लाल हो गया। यानी अम्ल वे होते हैं जो क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले को क्या कर देते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, क्षार फिर क्या करेंगे? क्षार फिर करेंगे लाल को नीला, क्षार करेंगे लाल को नीला। और प्रश्न क्या पूछा है? यही तो पूछा है, लाल को नीला। चलिए एक और आपको यहीं पर बात बताना चाहता हूं मैं, ये ट्रिक याद रखिएगा अनिल, ठीक है। दोस्तों जब भी मैं अम्ल की बात करता हूँ, जब भी हम लोग अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल का पीएच मान होता है 0 से कहाँ तक? 6 तक, 0 से 6 तक। दोस्तों 7 जिसका पीएच मान होता है वो जल का पीएच मान होता है, लाखों बार पेपर में पूछा गया है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। और ये उदासीन होता है, ठीक है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7, ठीक है। अब दोस्तों यानी ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो जल का पीएच मान पूछ सकता है, शुद्ध जल का पीएच मान पूछ सकता है, दोनों का आंसर 7 होगा, ठीक है। जब भी हम क्षार की बात करते हैं तो क्षार का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 8 से 14 तक, ठीक है। इसको बताया था वैज्ञानिक सोरेनसन ने पीएच स्केल पर, ठीक है। 8 से कहाँ तक? 14 तक, ये क्षार का पीएच मान होता है। तो देखिए जो 8 से ज़्यादा है, 14, अब देखिए क्षार क्या करता है? लाल को नीला। तो यहाँ पर प्रश्न तो यही लिखा है ना कि लाल लिटमस को नीला करेगा, क्षार होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्षार का मान जो है वो 8 से 14 के बीच होगा, तो एक ही ऑप्शन है, वो है 10। तो बहुत आसान सवाल हो गया। नेक्स्ट, वृक्क किस तंत्र का भाग है?
प्रश्न पूछा गया वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो ये क्वेश्चन एक वाक्य में भी मैंने देखा है। वृक्क जो है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वृक्क जो है वो कौन से तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसको ठीक से आप लिख लीजिएगा, उत्सर्जन तंत्र। चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। वृक्क जो है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, अब ये क्वेश्चन नेत्र से लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका उत्तर होगा रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इसी को दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसी को दृष्टि पटल भी कहते हैं। इस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है नेत्र लेंस कैसा लेंस होता है, तो नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, नेत्र लेंस कैसा लेंस होता है, उत्तल। नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो नेत्र का जो कार्निया वाला हिस्सा है वो दान किया जाता है। तो लिख लीजिएगा, नेत्र का कार्निया वाला हिस्सा दान किया जाता है। फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए तो आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, दोस्तों फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ, पश्चिमाभी द्वारा। ठीक है, पश्चिमाभी द्वारा फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। पश्चिमाभी द्वारा, ऐसे पश्चिमाभी लिखेंगे, पश्चिमाभी द्वारा फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। स्पर्श दिशा की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पर्श दिशा की न्यूनतम दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तहे दिल से। और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो ठीक है। चलिए, होप करता हूँ कि आपने पूरी तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से कंप्लीट किए होंगे। अगले वीडियो में मैं फिर एक पार्ट लेकर आऊँगा जहाँ पे फिर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की चर्चा आपके साथ करूँगा और कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन वो बताऊँ जो सिर्फ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, रखिएगा अपना ध्यान और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, इसी तरह से पढ़ते रहे और बोर्ड की प्रिपरेशन हमारे साथ अच्छे से करते रहे। थैंक यू।